जहां आज के समय में लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं, वहीं कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि झूठी एफआईआर कराकर बेगुनाह को दोषी बता दिया जाता है और बेगुनाह को सजा दिलाई जाती है। जी हां, आपने सही सुना। इसी को लेकर हाईकोर्ट के वकील विकास शर्मा ने कहा कि न्याय प्रणाली को और सख्त होना पड़ेगा, कुछ कानून में बदलाव भी करना पड़ेगा ताकि आम जनता का न्याय के ऊपर भरोसा बना रहे। क्राइम करने वाले लोगों में कानून का डर नहीं है, इसलिए वह खुलेआम घूमते हैं। और विकास शर्मा ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपनी तरफ से उसको न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी व्यक्ति के पास न्याय को लेकर पैसे की कमी है तो मैं अपनी तरफ से निष्पक्ष तौर पर उसको न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। शर्मा जी, आप एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और बहुत समाज से जुड़े हुए हैं और लोगों के सम्मान में भी रहते हैं। एक सवाल है मेरा, पुरुष आयोग को लेके बहुत लोग पीड़ित हैं आज के जी। इसमें आपने बहुत पहले प्रक्रिया दी थी, लोगों को अच्छा लगा और लोगों का आपसे लगाव भी है और लोग आजकल भी आपको चाहते हैं कि इस पे प्रतिक्रिया करें। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों को और आपका निगम पांडे जी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे मौका दिया। मैं एडवोकेट विकास शर्मा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से और मैं पुरुष आयोग को लेके एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमारे काफ़ी समय से पिछले समय से लंबे समय से जो संघर्ष चला आ रहा है, उस पर मेरा विचार ये है कि देश की राजधानी के अलावा अन्य पूरे भारतवर्ष में आज के समय में जिस तरीके से पुरुष पीड़ित है, कहने मात्र के लिए देश पुरुष प्रधान है, लेकिन देश पुरुष प्रधान नहीं है। आज के समय में फर्जी रेप की जो घटना हो रही हैं, उन पर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, लेकिन उस पर भी सरकार की कोई नज़र नहीं है। लोग तरह-तरह के तरीके अपनाकर महिलाएं पुरुषों को पीड़ित कर रही हैं। शादी का कहने के लिए शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना एफआईआर में दर्ज कराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। महिलाएं खुद अपनी मर्जी से होटलों में जाती हैं, उनके साथ रिलेशन में रह रही हैं और उनके साथ पैसे की फाइनेंशियली कंडीशन से लड़के को डाउन करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है कि मुझसे शादी नहीं कर रहा है इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून भी इस चीज़ को देखे कि आप इतने समय लंबे समय से आप रिलेशन में रहे, उसके बाद आप एफआईआर दर्ज करा रहे हो, तो उससे पुरुष पुरुष को पीड़ित करना होता है। दूसरी चीज़, आप दहेज के पैकेज जो केस चल रहे हैं कि शादी के बाद एक दहेज का केस ले लो, डीबी का केस ले लो, मेंटेनेंस का केस ले लो या तरीके से अन्य-अन्य थानों में एफआईआर कराना और अन्य-अन्य तरीके से उसे पीड़ित करना पुरुष को, ये तो एक स्कैम है। अगर जिस तरीके से ये स्कैम चलता रहा, तो आने वाले समय में लोग शादी करने से डरेंगे। लोग पारिवारिक जो अभी जो चल रहे हैं, जिस तरीके से मतभेद, उसकी प्रतिक्रिया देने में बहुत बड़ा देश को नुकसान होगा। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ अभी पिछले कुछ समय में ही मेरे पास में इतने बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जिनमें पुरुष घर तो बसाना चाहता है, लेकिन महिला नहीं बसाना चाहती है। मैं एक केस के ज़िक्र करूँ भरतपुर से, तो उस महिला ने 5 एफआईआर 7 एफआईआर सॉरी 7 एफआईआर अपने ही पति पर कर रखी हैं। पहले 3 शादियों से उसने पैसा लूटा, अब एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को फँसाकर अपने जाल में और उससे एक मकान हड़प लिया। दूसरे मकान को हड़पने की उसकी फिराक है। उसके कई लोग अधिवक्ता साथी व अन्य लोग भी उसमें शामिल हैं, लेकिन सरकार की नज़र नहीं है उस पे। किसी दूसरे का बच्चा होने के बावजूद भी कोर्ट ने उसका मेंटेनेंस अलाउ कर दिया। बेचारा वो पुरुष ऐसा क्या क्या गुनाह किया उसने? क्या अपने अंतिम समय पे उम्र के उसे सहारा मिल रहा है या किसी को सहारा दे रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है? लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज करा दी। लिव इन रिलेशनशिप के पेपर होने के बावजूद भी उस पे फर्जी रेप का आरोप लगा दिया और उससे मकान हथिया लिया, 10 लाख रुपए की डिमांड भी कर ली। मैं पुरुष आयोग को लेके इसलिए भी ज़्यादा चिंतित हूँ कि अगर देश में जिस तरीके की आज के हालात हैं, अगर ऐसी स्थिति रही, तो बहुत ही कम लोग शादी करेंगे और शादी के नाम से डरेंगे।
सर शिक्षा को लेके हम पे ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें जब एक व्यक्ति अपने परिवार के बच्चे को पढ़ाना चाहता है, तो प्राइवेट स्कूल उसका खून चूसते हैं। अगर जब सरकारी स्कूल हैं, शिक्षक भी हैं, क्या कैपेबल नहीं है शिक्षक या सरकार उसको चलाना नहीं चाहती है? तो पांडे जी मैं उसमें भी ये कहना चाहूँगा कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उनको सरकार अपने कंट्रोल में करे, लेकिन कंट्रोल में इसलिए नहीं करेगी क्योंकि 80% नेताओं के ही स्कूल हैं वो। प्राइवेट जितने स्कूल हैं वो 80% नेताओं के स्कूल हैं, इसलिए सरकार उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहेगी। ठीक है? और ऐसी स्थिति में सरकार अगर कंट्रोल नहीं करेगी, तो ज़िम्मेदार भी सरकार ही होगी, क्योंकि शिक्षा हर किसी का अधिकार है, हर समाज का अधिकार है, हर वर्ग के बच्चे का अधिकार है और ऐसी स्थिति में सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूलों में धांधली चल रही है कि ड्रेस के नाम पे हज़ारों रुपए लेना, फीस के नाम पे, ट्यूशन फीस के नाम पे और बुक्स के नाम पर हज़ारों रुपए लेना। एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी 15 से 20 हज़ार रुपए सैलरी पाता है, वो क्या अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता है? नहीं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इतनी हाई फीस है कि वो उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। प्राइवेट सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, मैं देखता हूँ शिक्षक वहाँ अपनी माँग रखते हैं, जंतर-मंतर पे, अन्य-अन्य जगह पे प्रदर्शन करते हैं, तो वो अच्छे सरकारी स्कूलों में क्या ऐसी शिक्षा नहीं मिल सकती हमें जो प्राइवेट स्कूलों में मिल रही है? क्या सरकार उसके लिए कोई नियम नहीं बना सकती? बना सकती है, लेकिन बनाना नहीं चाहती, क्योंकि उस पे बहुत उनका सब फ्रॉड चल रहा है इनका और बहुत ही अच्छे लेवल पर स्कैम है ये कि उनके लाखों रुपए की, हज़ारों करोड़ों रुपए की डील चल रही हैं, पार्टियाँ बना-बना के बैठी हैं स्कूल। उनके विधायक मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सब बना के बैठे हैं स्कूल और उन्हें पता है कि करोड़ों रुपए का फंड शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा स्कैम है। इसके लिए सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए और सरकारी स्कूलों को अच्छी व्यवस्था में लाना चाहिए। उनको खेल ग्राउंड शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी तरीके से उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए।